गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए हमने तंत्र क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग और अदर डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी की साम्य कि ऊष्मागतिकी की साम्य क्या होता है। देखिए, कोई भी सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम जो है उसके अवस्था गुण होते हैं, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी सिस्टम के अवस्था गुण जैसे ताप, दाब, इस तरह की जो अवस्था गुण है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हो और वो सिस्टम सराउंडिंग से पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कर रहा हो, तो वो सिस्टम ऊष्मागतिकी साम्य में कहलाता है। तो वो सिस्टम किस में होगा? ऊष्मागतिकी साम्य में होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई सिस्टम उसके अवस्था को समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हो और वो सराउंडिंग से पदार्थ और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहा हो, तो वो सिस्टम ऊष्मागतिकी साम्य में कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी साम्य कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार देखिए, पहला है तापीय साम्य। अगर कोई भी सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से ताप का आदान प्रदान नहीं करे, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहा और उस सिस्टम के अंदर ये तंत्र है, इस सिस्टम के प्रत्येक हिस्से में सब तरफ प्रत्येक जगह पे ताप अगर समान और समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे तापीय साम्य। क्या कहेंगे? तापीय साम्य। कि तंत्र जो है, सिस्टम जो है, तापीय साम्य। दूसरे प्रकार का साम्य है रासायनिक साम्य। अगर कोई भी सिस्टम है और सिस्टम का कंपोजिशन जो है, संगठन जो है, यानी कि उसमें दो गैसें हैं, एक द्रव एक गैस है, या एक ठोस एक द्रव है, तो उसमें जो भी पदार्थ जो उपस्थित है, अगर उसका संगठन प्रत्येक जगह पे, हम कहीं से भी सैंपल लें, प्रत्येक जगह पे अगर समान रहता है, तो वो तंत्र जो है, वो सिस्टम है, वो रासायनिक साम्य में कहलाता है। अर्थात वो किसमें है? रासायनिक साम्य में है। तो दूसरा है रासायनिक साम्य। तीसरा जो है यांत्रिक साम्य। देखिए ये क्या है? ये कोई भी सिस्टम है, अगर ये सिस्टम सराउंडिंग से पदार्थ और ऊर्जा अगर उसका आदान प्रदान नहीं कर रहा हो, तो ये सिस्टम यांत्रिक साम्य में कहलाता है। अगर पदार्थ ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान अगर नहीं करता हो, तो ये यांत्रिक साम्य में कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी साम्य तीन प्रकार के होंगे: तापीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य। तापीय साम्य में सब जगह तापमान समान रहे, रासायनिक साम्य में सब जगह संगठन समान रहे, पदार्थ का कंपोजिशन सेम रहे, और यांत्रिक साम्य में पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म है प्रोसेस, प्रक्रम। कि प्रक्रम क्या होता है? देखिए, किसी भी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने वाले पथ को हम प्रोसेस कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी सिस्टम है और सिस्टम को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? ले जाने वाले पथ को क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। जैसे कोई भी द्रव है, उसका आयतन V1 है और हमने उसका आयतन बढ़ा करके क्या कर दिया? V2 कर दिया। कोई भी गैस थी या द्रव था, उसका आयतन पहले V1 था और हमने उसको कुछ दिया, उसका टेम्परेचर दिया उसको, और उसका क्या हो गया? आयतन बढ़ गया और आयतन क्या हो गया? V2 हो गया।
तो V1 उसकी इनिशियल स्टेज है, एक अवस्था V1 है, दूसरी अवस्था क्या होगी V2 होगी। तो V1 से V2 पर ले जाने वाला पथ है, हमने टेम्परेचर दिया है, उसको प्रेशर दिया, जो भी दिया है, तो वो V1 से V2 में ले जाने वाला जो पथ होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, प्रक्रम कहेंगे। तो ये प्रक्रम जो है ये कई प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो देखिए समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहला समतापी प्रक्रम। देखिए हम ये तो बात कर चुके हैं कि सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा, यानी सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे जाएगा, उसको हम प्रोसेस कहेंगे। तो अगर कोई भी सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो उस दौरान अगर ताप स्थिर रहता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे समतापी प्रक्रम। यानी ऐसी प्रोसेस जब सिस्टम को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने वाला ऐसा पथ या प्रोसेस है जो स्थिर ताप पर होता है, उसको क्या कहेंगे हम, समतापी प्रक्रम कहलाएंगे। तो समतापी प्रक्रम में ताप क्या रहेगा, ताप स्थिर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए भाई सिस्टम का टेम्परेचर माना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पूरी प्रोसेस में वो यहां से यहां तक सिस्टम पहुंच गया, उस पूरी प्रोसेस में उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। उसके लिए चाहे वो सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करे, यानी सराउंडिंग से जो है उष्मा ले सकता है और सराउंडिंग को उष्मा दे सकता है, सराउंडिंग से उष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर उतना का उतना ही बना रहना चाहिए। उस प्रोसेस को कहेंगे समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट है दूसरा है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस कि सब दाब कांस्टेंट रहना चाहिए। समदाबी प्रक्रम का मतलब है कि दाब क्या रहेगा, दाब स्थिर रहेगा, यानी कि सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा तो वहां पर दाब जो है वो स्थिर रहेगा, यानी दाब में परिवर्तन नहीं होगा। दाब का जो फंक्शन है W बराबर होता है PdV। तो उसके लिए दाब स्थिर रखने के लिए सिस्टम जो है वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो दाब को स्थिर रखने के लिए सिस्टम कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन दाब स्थिर रहेगा, दाब परिवर्तित नहीं होगा, उसके लिए सिस्टम के द्वारा कोई भी कार्य हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो थर्ड समायतनीय प्रक्रम। समायतनीय प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही आपको पता चला, समतापी में ताप स्थिर था, समतापी में ताप स्थिर था, और समायतनीय में क्या रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा, यानी कि V जो है V इक्वल टू कांस्टेंट। V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी आयतन को स्थिर रखने के लिए हो सकता है सिस्टम पर हमको कार्य करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस के दौरान सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहां पर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, आयतन कांस्टेंट रहना चाहिए, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुदोषम प्रक्रम। रुदोषम प्रक्रम क्या होता है वो देखिए। रुदोषम
रुदोषम प्रक्रम में सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, तो उस दौरान पदार्थ या ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा। सिस्टम जो है रुदोषम प्रक्रम में क्या होगा, सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, तो वहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा। हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऊष्मा ना तो सराउंडिंग से ले सकता है और ना ही सराउंडिंग को दे सकता है। अब देखिए आप, ये बहुत ही मजेदार बात है कि सर ये सिस्टम है और इसके चारों तरफ हमने जो है ये ऐसी दीवार बना दी है, ऐसी दीवार बना दी है कि सब ये ऊष्मा रोधी है, ये ऊष्मा को ना तो बाहर जाने देती है ना ही बाहर से अंदर जाने देती है, एज ए थर्मस फ्लास्क। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें कोई भी प्रोसेस हो रहा है, माना कि कोई रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, अब इसके अंदर रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन जब हो रही है तो रिएक्शन होते समय एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कैसी रिएक्शन होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है उसको मैं एक बार से आपको हल्का सा बता देता हूँ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा की जरूरत इसमें पड़ती है, यानी अभिक्रिया तभी खत्म होगी जब उसको ऊष्मा मिलेगी। अब ये देखिए, अब यहां तो हमने ऐसे लगा दिया कि ऊष्मा तो बाहर से आ ही नहीं सकती, तो एक तो सिस्टम ये हो गया कि सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसमें हो रही है और बाहर से ऊष्मा आ नहीं सकती, और अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की क्या होगी, जरूरत होगी। तो क्या होगा, तो अभिक्रिया तो होगी, जो हो रही है वो होगी, लेकिन अभिक्रिया होने के साथ ही उसको जो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी वो जिसमें जो पदार्थ है, तो पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा निहित होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा। पदार्थ में क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। तो उस दौरान इसको ऊष्मा जो है वो आंतरिक ऊर्जा से मिलेगी। किससे मिलेगी, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा से मिलेगी, और आंतरिक ऊर्जा का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो ताप से होता है। आंतरिक ऊर्जा किससे संबंधित होती है, डायरेक्ट ताप से संबंधित होती है पदार्थ की। यानी किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसका मतलब उसके पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, और अगर अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, सॉरी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो उसका तापमान में कमी हो जाएगी। तो कोई भी पदार्थ है वो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होगी तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी। अगर उसमें शोषी अभिक्रिया होती है तो पदार्थ जो ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा बाहर से तो आ नहीं सकती, इसलिए उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा से ऊर्जा ली जाएगी। आंतरिक ऊर्जा से ऊर्जा खर्च होगी तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो ताप में कमी होगी, पदार्थ के ताप में कमी हो जाएगी, अर्थात अभिक्रिया जो मिश्रण है उसका ताप कम हो जाएगा, अर्थात वो ठंडा हो जाएगा। और इसीलिए जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो परख नली के हाथ लगा के देखते हैं तो कई बार वो ठंडी महसूस होती है, तभी हम कहते हैं कि अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका तात्पर्य क्या है कि परख नली में तो बाहर से ऊष्मा ले सकता है, लेकिन अभिक्रिया कई बार इतनी फास्ट होती है कि उस दौरान जो है बाहर से ऊष्मा लेने का समय नहीं मिलता, तो तुरंत अभिक्रिया जो होगी तो फिर ऊष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है और ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ ठंडा हो जाएगा। अगर हम ये बात करें कि ये अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, माना कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के साथ में कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब जो ऊष्मा बाहर निकलेगी तो सराउंडिंग में जानी चाहिए, लेकिन सराउंडिंग में जा नहीं सकती क्योंकि हमने वॉल लगा रखी, रोक रखी है, सराउंडिंग में नहीं जा सकती ऊर्जा। तो वो ऊर्जा जो होगी वो सराउंडिंग में नहीं जाएगी तो पदार्थ में निहित हो जाएगी, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होते ही उसका ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ते हमको पता लग जाएगा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी पदार्थ का अगर ताप बढ़ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और ताप घट जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में सराउंडिंग से बाहर से अभिक्रिया बाहर से जो है तो वो ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है ना ही वो सर्जित होती है, यानी बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, रुदोषम प्रक्रम, और उसमें क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। देखिए चक्रीय प्रक्रम क्या है,
कि सब कोई भी अभिक्रिया जो है वो मल्टी स्टेप में होकर के या कोई भी परिवर्तन जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से फिर सब बी पे चला गया, बी से वो सी पे चला गया, सी से वो डी पे चला गया और डी से वापस ए पे आ गया। तो अगर वो मल्टी स्टेप में होकर के वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है, कोई भी प्रक्रम अगर बहुत सारे पदों में, बहुत सारे चरणों में, बहुत सारे परिवर्तन के पश्चात अगर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उस प्रक्रम को कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि कोई एक पदार्थ था, ए से बी से सी से डी बनता हो, वो बस पुनः ए बन जाता है, तो ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाएगा? चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। यानी इस प्रक्रम को कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इससे आगे हम प्रोसेस को और पढ़ते हुए हम जो उत्क्रमणीय रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस और पढ़ेंगे, वो हम उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।